हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बजट 2021-22 पर के लिए बनाया गया है। इनफैक्ट मतलब 21-22 के लिए डिवोटेड है। बजट चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, यह एक एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी बात, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे प्रश्न आमतौर पे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी, सीडीपी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस, यूपी, झारखंड, कोई भी हो, इवन अदर एग्जाम्स, दरोगा या जो भी हो, इस तरह के एग्जाम्स में भी बजट से प्रश्न आते रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, एक एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट होता है, व्यापक डॉक्यूमेंट, सरकार का दस्तावेज। तो इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन लगता है कई बार, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, राइट। तो अब क्या है कि बजट जो 2021-22 ये तो काफ़ी पहले आ चुका, आपने देखा जैसा कि 1 फरवरी को आ चुका है। तो इस पर ढेर सारे वीडियोस बन चुके हैं, मैगजीन, पेपर, सब में आपको बजट मिल चुका है, आप पढ़ भी चुके हैं। लेकिन आगामी जो परीक्षाएं बिल्कुल आसपास हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि भले ही आपके पास ढेर सारे वीडियोस हों, डॉक्यूमेंट्स हों, मैगजीन हों, फिर भी मैं इसे अपने तरीके से इसको फिल्टर करूं, इसको और संक्षिप्त करके इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आपको लगे कि आपका बर्डन कुछ कम गया, बल्कि काफ़ी कम गया। क्योंकि बजट को लाख संक्षिप्त किया जाए, यह बड़ा दिखता है। बड़ा दिखता है क्यों? बड़ा होता भी है। तो इसीलिए मैंने बजट 2021-22 से एकदम बिल्कुल जो प्रमुख बातें हैं उसको चुन कर मैंने उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। इनफैक्ट करने जा रहा हूं। तो आइए हम बजट के बारे में बात करें कि आखिर मैंने इसमें से क्या निकाला है आपके लिए। बजट 2021-22 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इसे पेश किया है। क्या खास बात है इसकी? भारत का पहला पेपरलेस बजट है, डिजिटल बजट, अर्थात कागज में नहीं बल्कि एक टैबलेट लेकर वो आई थी, लैपटॉप, टैबलेट जो समझे आप, और इसके माध्यम से बजट को पेश किया गया, बोला गया, बजट भाषण दिया गया। तो क्या पहला पेपरलेस बजट। दूसरा, बजट की थीम क्या थी? बजट की थीम आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बजट की थीम थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बजट के 6 स्तंभ। इस बजट के 2021-22 बजट के 6 स्तंभ माने गए हैं। पहला, इसको आपको रटना पड़ेगा, हो सकता है इससे क्वेश्चंस आए। पहला क्या? स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। चौथा, मानव पूंजी। पांचवा, नव प्रवर्तन, इनोवेशन। नव प्रवर्तन, अनुसंधान, रिसर्च और विकास, डेवलपमेंट। और छठा जो स्तंभ है वो है न्यूनतम सरकार, मिनिमम गवर्नमेंट, और अधिकतम शासन, मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यह 6 स्तंभ हैं इस बार के बजट के। इस तरह से आपको इन 6 स्तंभ को याद करना होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आता है आपको भी नहीं मालूम, तो क्यों ना इसको रट लिया जाए। अब आइए देखते हैं इस बजट में कि और क्या खास बातें हैं। कम से कम शब्दों में, कम से कम डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आप कह सकते हैं मिनिमम, इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या और खास बात है इस बजट के बारे में। बजट घाटा, कुल प्राप्ति माइनस कुल खर्च, यह आप जानते हैं। क्या दिखाया गया है? 34,83,8236 करोड़ आप देख रहे हैं कुल प्राप्ति, और इतना ही कुल खर्च है। मतलब क्या हुआ? 0। बजट घाटा 0 दिखलाया गया है। अब आइए दूसरी बात, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप इसको शायद बोरिंग समझकर न पढ़ें, न सुने, न देखें, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टेस्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए बजट में क्या दिखाया गया। राजकोषीय घाटा, मैं एक बात आपको बता दूं, 2021-22 के डेटा भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और बजट में जानते हैं आप, एक साल पहले का, उस वर्ष का, वर्तमान वर्ष का और उसके बाद का, 3 डेटा होते हैं। तो खैर यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से आपको यह भी याद रखना है कि 2020-21 में जो संशोधित अनुमान है वह राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा के संदर्भ में क्या है।
तो यहाँ आपको दो डेटा मिल रहा है। 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान जो है राजकोषीय घाटा का, वह जीडीपी का 9.5%, राजस्व घाटा जीडीपी का 7.5%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 6.3% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 5.9%। यह 2020-21 का संशोधित अनुमान है, राइट। अब क्या है, अब इस वर्तमान बजट का देखिए क्या अनुमान किया गया है। राजकोषीय घाटा 6.8%। 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना, जीडीपी का 6.8%, राजस्व घाटा जीडीपी का कितना 5.1% अनुमान है, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% और प्राथमिक घाटा कितना रखा गया है 3.1% जीडीपी का। राजस्व घाटा, उसके बाद प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा टर्म शायद आपको थोड़ा परेशान कर रहा हो। राजस्व घाटा का मतलब क्या है, राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का व्यय। राजस्व की प्राप्ति जितनी हुई उससे अधिक राजस्व का व्यय हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो घाटे का होता है, मतलब घाटे का राजस्व हो गया, तो राजस्व घाटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए राजस्व घाटे में से प्रभावी राजस्व घाटा को निकालने के लिए राजस्व घाटे में से कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए केंद्र सरकार जो ग्रांट देती है राज्य सरकार को या फिर दूसरे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को या फिर इस तरह की दूसरी संस्थाओं को, उस अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है और जो बचता है वह प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए राजस्व घाटे में से कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए केंद्र सरकार जो पैसे देती है राज्यों को या फिर दूसरी संस्थाओं को, उस अमाउंट को राजस्व घाटा में से माइनस करने के बाद जो बचता है वह प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। क्योंकि कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए जो पैसे खर्च होते हैं तो उससे कैपिटल एसेट क्रिएट होता है। कैपिटल एसेट क्रिएट होने का मतलब क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं, ऐसी चीज़ें बनती हैं, ऐसी चीज़ें बनकर तैयार होती हैं जो आगे भी जिससे सरकार को, हम आपको लाभ मिले। फॉर एग्जाम्पल ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल पुल का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण, या कैसे ऐसे कोई बिल्डिंग ही मान लीजिए बना जो सरकार के काम में आगे भी आएगा, आगे भी उसका इस्तेमाल होगा। तो कैपिटल एसेट क्रिएशन, पूंजी निर्माण हुआ एक तरह से, वह आगे भी उसका लाभ मिलेगा, इसलिए इस खर्च को माइनस करने के बाद राजस्व घाटे में से जो बचता है वह प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। अब आइए दो और डेटा आपको याद रखना है। 2025-26 तक सरकार का लक्ष्य है क्या, राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 5.5% तक लाने का। याद रहे, कब तक, 2025-26 तक जीडीपी का 5.5% तक लाना है। किस चीज को, राजकोषीय घाटा को। यह सरकार का लक्ष्य है और राज्यों के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कितना, स्टेट जीडीपी के 3% तक लाना है। कब तक है पीरियड, 2023-24। एक बार फिर देख लीजिए, सरकार का लक्ष्य जीडीपी का 4.5% तक लाना राजकोषीय घाटा, कब तक, 2025-26 तक। और राज्यों के लिए यह क्या है लक्ष्य, 2023-24 तक लाना है स्टेट जीडीपी के 3% तक। अब देखना है कि सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो कहाँ से कितना, और फिर सरकार जो खर्च करती है वो कहाँ पे कितना, और किस पे सबसे अधिक, किस पे अपेक्षाकृत क्रम, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सरकार को प्राप्त आय, जो उधार, जो कर्ज लिया जाता है और अर्न लायबिलिटीज है, कुल मिलाकर 36 पैसे। अगर 100 पैसे मतलब 1 रुपया मान लिया जाए, 100 पैसा, तो समझिए उधार एवं अन्य देवताओं, मतलब बोरो और प्लस अर्न लायबिलिटीज जो हैं देयताएं, उनको कुल मिलाकर 36 पैसे आते हैं उधार एवं अन्य देयताएं से, बोरो एवं अन्य लायबिलिटीज से। दूसरा जो है जीएसटी, माल एवं सेवा कर, उससे 15 पैसे की आय होती है। तीसरा नंबर है आयकर का, इनकम टैक्स का 14 पैसे। निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनी के प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है
वो उससे आता है 13%, और सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो है उससे आता है 8 पैसे। तो आप याद रखिए, अगर ऊपर वाला जो डेटा है उधार एवं अन्य देयताएं, अदर लाइबिलिटीज, इसको न भी इससे सवाल करे तो हो सकता है आप पूछे कि इन 4 जो टैक्सेस हैं अलग अलग तरह के, सबसे अधिक आय किससे होती है, या फिर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इसलिए इस 4 डेटा को ध्यान रखना है। सबसे अधिक आय कहां से, तो आप इसको याद रखेंगे 36 पैसे वाले को, उधार एवं अन्य देयताएं। अब आइए देखते हैं सरकार का खर्च। जो इनकम तो आपने देख लिया, लेकिन सरकार खर्च कहां करती है सबसे अधिक, तो इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी पर सबसे अधिक 20 पैसे। यहां भी वही बात है, 1 रुपया अर्थात 20 अर्थात 100 पैसे अगर मान लिया जाए तो उसमें 20 पैसे हम इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च करते हैं, क्योंकि हमने उधार लिया हुआ है, तो उधार जब तक आप चुकाते नहीं हैं तब तक उस पर इंटरेस्ट जो देना पड़ता है, वो सबसे बड़ा खर्च है सरकार के लिए, 20 पैसे। दूसरा जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा खर्च है वह कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा। आप जानते हैं कुछ कर ऐसे हैं जिनका बंटवारा होता है किसके बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच। आप जानते हैं फाइनेंस कमीशन है वह इस तरह से रिकमेंड करती है, और तब इस आधार पर कर और शुल्क में राज्य का जो हिस्सा होता है वह 16 पैसे। यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खर्च है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खर्च क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल लेवल पे की जो योजनाएं होती हैं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना से अलग है ये, तो इस पे जो खर्च होता है वह 13 पैसे। तो इस तरह से जो 3 प्रमुख खर्च है यह आपने देख लिया, जो बजट के माध्यम से आपने जाना। मंत्रालय स्कीम योजना, चाहे मंत्रालय हो चाहे स्कीम योजना सरकार की हो, किस पे कितना आवंटन किया गया है खर्च के लिए। तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आप देख रहे हैं 2,23,846 करोड़ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। यह डेटा भले ही आप न याद रखें, क्या याद रखें, पिछले वित्त वर्ष से कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, 137%। यह एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है और महत्वपूर्ण बात भी कि हेल्थ सेक्टर पे पिछले साल के मुकाबले 137% वृद्धि की गई है, किसमें, खर्च में, राइट। तो यह ध्यान रखना है। अब देखिए वैक्सीन के लिए सरकार ने कितना आवंटित किया है, वैक्सीन आप समझ सकते हैं, कोविड वैक्सीन, राइट। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़। तीसरा पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 वर्ष के लिए सरकार चलाएगी, और इसके लिए 6 वर्ष के लिए चलाएगी, इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 साल के लिए सरकार लॉन्च करने जा रही है, उसमें 64,180 करोड़ 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। जल जीवन मिशन शहरी, जल जीवन मिशन याद रखिए शहरी के लिए कितना आवंटित किया गया है रुपया, 2,87,000 करोड़। रेल मंत्रालय के लिए आप देख रहे हैं, रेल मंत्रालय के लिए, और दूसरा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। अब तक के बजट के इतिहास में रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं, आप इसको ध्यान रख लें। रेलवे मंत्रालय के लिए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए अब तक के इतिहास में, बजट के इतिहास में सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए मनरेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो 73,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त अनुमानित आय इस बार इस बजट में क्या रखा गया है, 1,75,000 करोड़। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जस्ट उल्टा, सरकार पार्शियली अपने किसी पब्लिक सेक्टर में से अगर कुछ बेचेगी, डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट सेक्टर को देगी, इसमें भी कई तरह का होता है डिसइन्वेस्टमेंट भी, तो उसके माध्यम से जो उसको आय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 1,75,000 करोड़। अब लॉकडाउन के वक्त जो गरीब कल्याण योजना बड़ा चर्चित था ये, और आज भी चर्चित है, ये गरीब कल्याण योजना जो चलाया गया था वो 2,76 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, याद होगा आपको, और इसको बताया गया था क्या, मिनी बजट। तो आपको इस डेटा को भी अभी याद रखना है, भले ही बात पुरानी हो गई
बट उतनी पुरानी भी नहीं है कि आप इसे भूल जाएं। 2.7 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया था गरीब कल्याण योजना नाम से लॉकडाउन के वक्त। यह अमाउंट भी यह आपको याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पता है, न्यू एक एजुकेशन पॉलिसी आया है तो वह चर्चा में है, तो इसके लिए इस डेटा को भी आप याद रखें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए 34,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और आइए अंतिम दो मैंने यहाँ लिखा है, डिजिटल जनगणना जो चल रही है, पहली होगी इस बार 8वीं स्वतंत्रता के बाद यह 8वीं जनगणना होगी, उसके लिए 3768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पहली डिजिटल सेंसस होगी, 3768 करोड़। और दूसरा देखिए, आकस्मिक निधि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे, पॉलिटी में, जीएस में, आकस्मिक निधि का जो अमाउंट है वो 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर देने का निर्णय लिया गया है। 500 से बढ़ाकर कितना? 30,000 करोड़। तो ये इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण डेटा थे, ये इससे कम मुझे संभव नहीं लगा, इतना आपको याद रखना है। पुनः इस बजट में स्कीम वगैरह क्या लाया गया है या मतलब क्या लक्ष्य रखा गया है, इस संबंध में जो इसकी विशेषता है उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को भी मैंने कलेक्ट किया है। और देखिए इसमें क्या क्या है। बिल्कुल मिनिमम फैक्ट्स जो आप कहते हैं ना, जिसको बोलते हैं मिनिमम नेसेसरी इसेंशियल, मैंने उसको इंक्लूड किया है। जैसे आपको चर्चा कर दूं, मिशन पोषण 2 शुरू किया गया, आपने पढ़ा होगा, जिसमें 2 स्कीम को मिलाकर यह शुरू किया गया, संपूर्ण पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान। इन दोनों को मिलाकर मिशन पोषण 2 की इसमें घोषणा की गई थी। देखिए दूसरा क्या है, स्वैच्छिक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाने की बात की गई थी और बाद में आया भी, जिसमें व्यक्तिगत वाहन को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहन व्हीकल को 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। अर्थात 20 साल पुराना होने पे जो पर्सनल गाड़ी है आपकी हमारी जिसकी भी हो, फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा उसको, और जो कमर्शियली जो यूज इस्तेमाल में आते हैं उसको 15 साल बाद, खरीद के 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी नीति की चर्चा इसमें की गई थी, बाद में लाई भी गई है। फिर मित्र स्कीम के अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की चर्चा की गई थी। अभी हाल में मैंने वीकली न्यूज जो मैं देता हूं उसमें भी मैंने मित्र स्कीम की चर्चा की है, पीएम मित्र स्कीम। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप ऐसे ही समझ गए होंगे। मित्र स्कीम का संबंध टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इसकी मैंने चर्चा की थी अपने वीकली न्यूज जो मैं देता हूं हर वीक, उसमें प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के अंतर्गत 13 सेक्टर को लाया गया है, अर्थात 13 सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को लागू किया जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य, अर्थात सरकार राष्ट्रीय रेल योजना बनाएगी, कब तक? 2030 तक, याद रखना है आपको। ऑपरेशन ग्रीन में पहले सिर्फ 3 उत्पाद थे, प्याज, टमाटर और आलू, लेकिन अब उसके तहत 22 उत्पाद को शामिल किया गया है। नया सीमा शुल्क कब से चलेगा, लागू होगा? 1 अक्टूबर 2021 से। बीमा क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई का लिमिट था पहले 49%, उसको बढ़ाकर 71% कर दिया गया है। स्वामित्व योजना, गांव में जिनकी जमीन है तो उनको जमीन संबंधी दस्तावेज, ताकि यह कंफर्म हो जाए कि वो ऑनरशिप उन्हीं का है, इसके लिए स्वामित्व योजना मच टॉक्ड अबाउट योजना है, लाया गया था। तो आप इसको भी समझ रहे हैं अच्छी तरह। आइए कुछ और, माइक्रो इरिगेशन फंड एक बनाया गया है, नाबार्ड, आप जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म है। तो इसके तहत माइक्रो इरिगेशन फंड एक बनाया गया है। फिश लैंडिंग सेंटर कितना बनाया जाएगा? 5 बनाया जाएगा। इस बजट में इसकी चर्चा है। इस बजट के मुताबिक जो डेटा दिया गया है, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या देश में कितनी है? 6.5 करोड़ व्यक्ति। फिर देखिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आपको याद होगा बहुत बड़ा पैकेज था ये, जो कोरोना के संदर्भ में दिया गया था। पहला जो था 3 फेज में इसको लाया गया था, 3 फेज में, आप इसको याद रखेंगे। पहला 12 मई को लाया गया 2020, दूसरा 12 अक्टूबर 2020 और तीसरा 12 नवंबर 2020। 3 फेज में आत्मनिर्भर भारत पैकेज।
इसमें कितना आवंटित किया गया था रुपया? 27.1 लाख करोड़। यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जो जीडीपी का कितना था? 13%। 13% जीडीपी का था। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 फेज में लाया गया था। आपको डेट सहित अमाउंट और परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी याद रखना जरूरी है। ऐसे भी पूछा जाता है सब्सिडी। आप जानते हैं सब्सिडी सरकार देती है ताकि हम आप जो आवश्यक चीजें हों वो कम कीमत पर हमारे लिए उपलब्ध हो सके। तो उस संदर्भ में सबसे अधिक सब्सिडी किसको मिलता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फूड सब्सिडी। सरकार फूड सब्सिडी पर सबसे अधिक खर्च करती है इस बजट के मुताबिक भी और ऐसे भी। जीडीपी की वृद्धि के संदर्भ में सरकार का क्या मानना है? सरकार का मानना है कि जीडीपी वृद्धि का जो शेप होगा वी आकार का होगा। और सरकार डीप ओशन मिशन शुरू करेगी 5 वर्ष के लिए और उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका था मिनी सुपर मिनी बजट। कहने का मतलब बजट को मैंने काफ़ी समराइज करके, वैसे तो आपके पास ढेरों वीडियोस और बहुत सारे मटेरियल्स होंगे, मैंने उन सब को और कर्टेल करके बिल्कुल फिल्टर करके और मिनिमम, जिसको नहीं बोलते हैं मिनिमम गवर्नेंस जो सरकार बोलती है, वैसे ही मिनिमम मटेरियल है। एटलीस्ट इतना आपसे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे और आई होप कि आपको याद रखना भी चाहिए और शायद आपको आपकी परीक्षा में, आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको मदद मिले। थैंक यू वेरी मच।